जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। खबरों की दुनिया का नया बाजीगर केशव पंडित। नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम लाइव इंटरव्यू विद केशव पंडित। और हमारे साथ में आज के खास मेहमान हैं रामानुज सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के। तो इस बार ईंट चुनाव निशान मिला है और ईंट हर जो कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से जो देते हैं, आप जवाब का जवाब जो है वो ईंट से देने आए हैं। जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर, आवाज आ रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी, इतनी तमाम पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं जुड़ करके भी काम किया जा सकता था। नई पार्टी बनाने का जो है उद्देश्य क्या है, ये पार्टी बनी कब और क्या इसके मिशन है, क्या विजन है, आप हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी सर, आज तक जितने पार्टियां बनी है सारी पार्टियां अमीरों की है। जी, आपका चेहरा कट रहा है थोड़ा सा, जी थोड़ा सा पीछे आप चले। जी जी राइट, अब ठीक है, ओके जी। जी, आज तक जितने पार्टियां बनी है सारी पार्टियां अमीरों की है। जी अमीरों के लिए बनी है, बलात्कारियों के लिए बनी है, क्रिमिनलों के लिए बनी है। जी इस पार्टी में किसी बलात्कारी क्रिमिनल का एंट्री नहीं है। जी ये बताइए, अगर एक बलात्कारी अगर क्रिमिनल विधानसभा में पहुंचेगा तो महिलाओं और बच्चियों का सुरक्षा कैसे हो सकता है? जी नहीं हो सकता, ये तो आपको भी मालूम है सर। पहले जी तो बिल्कुल विधायक अपने बचाव के लिए कानून बनाएगा। जी तो इसलिए ये पार्टी ये सोच कर बनाया गया है कि इस पार्टी में क्रिमिनल और बलात्कारी का एंट्री कभी नहीं होगा। जी अभी तो शुरू हुआ है सर, अब देखते हैं आगे क्या परिणाम होता है। जी अब हमारे जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हम भी लगे रहते हैं। जी अब देखिए, चुनाव में सिर्फ पैसों का खेल हो गया है। जी अब ये लोगों को सोचना पड़ेगा। जो जी व्यक्ति एक विधायक के चुनाव के लिए कई करोड़ रुपए खर्च करेगा, अगर 10-20 करोड़ खर्च करता है तो वो कम से कम 100-200 करोड़ वो निकालेगा। जी ये मुद्दा तो आम जनता को सोचना पड़ेगा कि जितने पैसे वाले लोग हैं उनको चुनाव में जिताना नहीं चाहिए, उनको तो हराना चाहिए। जी क्योंकि ये मान लीजिए एक सिंपल तरीका, अगर एक विधायक के लिए 10 लाख रुपया खर्च करेगा तो वो 10 करोड़ खर्च करेगा तो वो 100 करोड़ निकालेगा सर। वो कहां से निकालेगा? आम जनता के जेब से निकालेगा। जी इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आपकी पार्टी से भी प्रत्याशी उतर रहे होंगे, तो कितने कितने प्रत्याशियों को उतारने के लिए तैयार है पार्टी? सर, अभी क्लियर नहीं हुआ है। इस वीक में, जो ये कल मंडे आ रहा है, इस वीक में क्लियर होगा कितने सीट पे चुनाव राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के कैंडिडेट लड़ेंगे। क्योंकि फोन तो काफी लोगों का आया मेरे पास, कार्यकर्ताओं के पास आया, लेकिन उनका ये देखा जा रहा कि उनका चरित्र कैसा है। बिना उनके चरित्र को देखे बिना टिकट नहीं दिया जाएगा किसी को। फोन तो काफी लोगों का आया, 50-60 लोगों का आ गया। लेकिन ये पार्टी इसीलिए बनी है कि इसमें किसी क्रिमिनल को नहीं रखा जाएगा, बलात्कारी को नहीं रखा जाएगा। तो इसको देखते हुए अभी हम लोग कंफर्म नहीं किए हैं कि कितने लोग इस विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी से लड़ेंगे। विकास पर क्या एजेंडे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के? क्योंकि ये तो आपने बता दिया, तय कर दिया कि हमारी पार्टी में अपराधियों को कोई जगह नहीं है, अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। तो विकास के लिए क्या एजेंडे तैयार किए हैं पार्टी ने? विकास पर क्या, कौन सा, कैसे विकास करेंगे आप? सर, विकास के लिए तो सबसे पहला इस पार्टी का मुद्दा ये है कि शिक्षा। जी अगर गरीब हो या अमीर हो, अमीर लोग तो अपने बच्चों को शिक्षा दे देते हैं, इंडिया में नहीं देते हैं, इंडिया के बाहर भेज के उनकी शिक्षा को पूर्ण
कर लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी, आम आदमी कहाँ जाए? आप देख रहे हैं 2 बरस से शिक्षा को एकदम ये लोग बिल्कुल मजाक बना के रख दिए हैं। अभी आप देखे होंगे 10 दिन पहले बड़ी बड़ी रैलियां होती थी, 1-1 लाख 2-2 लाख लोग इकट्ठा किया जाता था, तो उससे कोरोना नहीं फैलता था। लेकिन जहां बच्चों के देश के भविष्य की बात होती है, वहां पे हिंदुस्तान में कोरोना फैलने लगता है। जी। अगर कोरोना इतना फैल रहा था, चुनाव को आप रोक देते, चुनाव को, लेकिन चुनाव नहीं रुकना चाहिए। इनकी कुर्सी बनी रहनी चाहिए, इन नेताओं का। आम जनता से इन नेताओं का कोई सारोकार नहीं है सर जी। क्योंकि हम लोगों का मीटिंग होता है कार्यकारिणी का, तो उसमें ये सारे मुद्दे उठते हैं। तो ये ऐसा ही दिखता है कि जो आज के समय में नेता हैं, इनको आम जनता से कोई सारोकार नहीं है। आरक्षण पर आप क्या कहेंगे? जो देश के अंदर जो आरक्षण चल रहा है, क्योंकि विकास में रोड़ा आरक्षण भी कई बार बना है। जहां आप शिक्षा की बात करते हैं, वहां आरक्षण कई बार रोड़ा बना है, क्योंकि जहां अगर प्रतिभावान शिक्षक 5,000 की नौकरी पर जो है बड़े विद्यालयों में पढ़ाएंगे, निजी विद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में जाकर के पढ़ाएंगे, तो लोग तो बच्चे वहां पढ़ाएंगे ना। लेकिन जो 65,000 ले रहे हैं और वो अगर 40% वाले हैं, 32% वाले अगर पढ़ाएंगे शिक्षा और चिकित्सा में, अगर शिक्षक और हमारा चिकित्सक अगर 32-33 नंबर वाला होगा और 90 नंबर वाला अगर फेल होगा और वो निजी संस्थानों में काम कर रहा होगा, तो लोग तो 90 नंबर वाले के पास जाएंगे ना, जो निजी संस्थानों में काम कर रहा है, भले 4 पैसे उसको ज्यादा देने पड़े। फिर सरकार की जो सरकारी जो राशि है, उसकी मलाई क्यों? आरक्षण के नाम पर, प्रतिभा के नाम पर भी तो आरक्षण दिया जा सकता है। जी सर, मैं तो ये सोचता हूँ, अगर हिंदुस्तान के आज तक जितने भी नेता हुए, अगर शिक्षा पे ध्यान दिए होते तो आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ता सर जी। अगर शिक्षा पे ध्यान दिए होते ये नेता, तो आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ती? क्योंकि शिक्षा आरक्षण की ही बुनियाद पर है। सवाल ये उठता है कि 75 वर्षों में जो आरक्षण प्राप्त अगर शिक्षक एक होगा, जो आरक्षण की वजह से गया होगा, जिसमें प्रतिभा नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है उसके अंदर, तमाम वीडियो जाते रहते हैं, आप भी देखते हैं कि जिनको संडे का सही से इंग्लिश लिखना नहीं आता, वो लोग जो है सिर्फ आरक्षण की वजह से वहां पर पड़े हुए हैं। ऐसे शिक्षकों को जेल में होना चाहिए या फिर उनको वहां विद्यालय में होना चाहिए? सर, ऐसे शिक्षकों को जेल में होना चाहिए। जेल में होना चाहिए इसलिए कि जो आपका पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, अगर उसको आप शिक्षक बना देंगे तो वो आगे भविष्य को क्या पढ़ाएगा? बिल्कुल यही सवाल हमारा है। आरक्षण तो खत्म होना चाहिए सर जी। मैं आरक्षण को खत्म होना चाहिए, लेकिन इसको नेता लोग समझा नहीं पाते हैं, सिर्फ अपने कुर्सी के लिए वो समझा। इस आरक्षण का फायदा लेता कौन है? ये नेता के बच्चे लेते हैं, बड़े बड़े लोगों को बच्चे लेते हैं इसका फायदा। आम आदमी कहाँ ले पाता आरक्षण का फायदा? हमें बताइए, गिनाइए कोई आम आदमी का बालक कोई फायदा लिया हो आरक्षण का? जी। ये तो एक पॉलिटिक्स बना दिया गया है आरक्षण को, कि बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, नेता हैं, उनके बच्चे वो लोग इसके फायदा ले रहे हैं, आम लोग फायदा नहीं ले रहे हैं। आरक्षण तो बिल्कुल हटा देना चाहिए मेरे हिसाब से। कई जगह आप आरक्षण में देखिए, पुलिस भर्ती में बोले कि अगर आप सवर्ण हैं तो आपके लिए ये ऊंचाई आपके लिए निर्धारित है, लेकिन अगर आप दलित हैं तो आपके लिए 2 सेंटीमीटर या 2 इंच आपके कम भी चलेगी। क्या 2 इंच जिसकी ज्यादा है वो बेकार है, या 2 इंच जिसकी कम है वो ज्यादा प्रतिभावान है? ये मजाक नहीं आपको लगता है? इसीलिए तो देश यही इसी कमी के वजह से तो अपना देश तरक्की नहीं कर रहा है सर जी। इसी कमी के वजह से ये कमी, जो आरक्षण मांगता है उसकी कमी हमें नहीं लगता है, ये नेताओं की कमी है। जो नेता लोग इस आरक्षण को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, उनकी कमी है। उनको शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, चिकित्सा पे ध्यान देना चाहिए, नौकरी पे ध्यान देना चाहिए, वो कार्य नहीं करेंगे। ये तो एक चुनाव का जुमला है आरक्षण भी। एक चुनाव का जुमला है आरक्षण भी। आम आदमी को क्या इससे बेनिफिट होता है, ये तो मेरे समझ में आज तक नहीं आया। हालांकि इसमें आम जनता को कोई बेनिफिट नहीं होता है। इसमें जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, नेता हैं, उनके बच्चे इसके फायदा उठाते हैं आरक्षण का। आम जनता इसका फायदा नहीं उठा पाती है। इसलिए आरक्षण को खत्म करके इसके जगह शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी बनी है, इसका मुख्य उद्देश्य है
प्ले से 10वीं तक प्राइवेट स्कूल में भी शिक्षा फ्री करना। जी। हाँ, क्योंकि आप देखिए शिक्षा ये फ्री तो हो, लेकिन साथ मेडिकल ही लाइन में चले योग के जाइए और शिक्षकों की। शिक्षा लाइन में, जी। दोनों इतना इसको प्राइवेट कर दिया गया है कि आज के जी। समय में जिसके पास पैसे रहेगा उसी जी। का दवा हो सकता है, उसी के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, वही आगे बढ़ सकता है। आम आदमी ऐसे घुट घुट के मर जाएगा, कोई फायदा नहीं है। इस रामानुज आरक्षण के नाम साहब। पे लोगों को जी। गुमराह किया जाता है। जी। एक सवाल और साथ ही है कि जब आप ये बिल पेश करेंगे कि हम शिक्षा फ्री करेंगे, साथ ही सवाल ये उठता है कि योग्य शिक्षकों का एक बार से पुनः जो जी है साक्षात्कार नहीं करेंगे आप, उनसे मिलेंगे नहीं, उनके सामने रूबरू नहीं होंगे कि जो योग्य अयोग्य शिक्षक हैं उनको बाहर किया जाए और जो योग्य शिक्षक हैं सिर्फ उनको सर, रखा जाए और जो कमियां हैं उनको पूरा किया जाए। क्या ये पहले करेंगे या फिर शिक्षा पहले फ्री करेंगे? सर जो अयोग्य शिक्षक है उनको तो जी। पहले हटा देना चाहिए। पहले हटा उनका देना। देखिए आप सरकारी किसी भी विद्यालय में जाइए, जी। 80,000 रुपए उनकी सैलरी है और काम जी। क्या करते हैं? कुछ नहीं, दिन भर कुर्सी कुर्सी भी तोड़ के आते हैं। जी। तो ऐसे शिक्षक को रखने के लिए रखना जरूरी नहीं है। अगर शिक्षा जी। को आगे बढ़ाना तो उस शिक्षक को हटा के जो शिक्षक शिक्षक लायक है, हमारे देश में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी डिग्रियां बक्से में बंद करके रखे हैं, उनको जी। कोई भी सरकार, जो भी सरकार आती है उनको मौका नहीं देती है। जी। वैसे बच्चों को मौका देना चाहिए सरकार को। जी। दूसरा सवाल यह है कि और मैं देश तो के एक अंदर चीज और आम आदमी कहूंगा, हो। जो ये आपका जी। 60 वर्ष का आयु तक सरकारी नौकरी को रखा गया है, इसको कम करना चाहिए। या जी। आप सरकार को ये करना चाहिए कि एक तो जी। सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दे। जी। सर्टिफिकेट बांटने से फायदा क्या? सर्टिफिकेट अगर बच्चे पा जाते हैं, उनके माँ बाप किस परिस्थिति में उनको पढ़ा लिखा कर एक सर्टिफिकेट दिलवाते हैं, उस जी। सर्टिफिकेट का किस काम में यूज आता है? वो बच्चे आज के टाइम में आप देखिए चपरासी का वैकेंसी निकलता है, उसके लिए कई लाख बच्चे फार्म भरते हैं। उन बच्चों का जी। पैसे भी बेकार होता है, उनको मालूम होता है कि नौकरी तो हमें मिलनी नहीं है, फिर भी समय भी बेकार करते हैं, पैसे भी बेकार करते हैं। ये सारा सिस्टम खत्म करना चाहिए। लेकिन जो कैमरे लगाए जाते हैं, जिस समय परीक्षाएं होती हैं, एग्जाम होते हैं, उस समय कैमरे तो लगाए जाते हैं, लेकिन जिस समय एक शिक्षक विद्यार्थियों को जब शिक्षा दे रहा होता है, पढ़ा रहा होता है, उस समय कैमरे क्यों नहीं साल भर लगाए जाते? 365 दिन कैमरे नहीं लगाए जाने चाहिए, या एक दिन ड्रामा कर देना चाहिए कि एग्जाम के दिन ड्रामा कर रहे सर हैं, इनकी जो है। जी। सर अभी एनआईए का कोई पेपर हुआ था, एक मंथ पहले की बात है। जी। गाजियाबाद में कोई कॉलेज है, वहां पे पेपर हुआ था। मैं जी। आपका नंबर आ गया मेरे पास, मैं आपको डिटेल व्हाट्सएप किया कर दूंगा। चार जी। चार हजार रुपए लेकर स्कूल में बिठाया जाता था, उनको नकल कराया जाता था। प्रति बच्चे प्रति पेपर का 4,000 रुपए लिया गया है सर। जी। गाजियाबाद का माना जाना स्कूल है, जी। मेरे पास सारा प्रूफ है, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा। तो जी। ऐसे बच्चों को पेपर देने या दिलाने से क्या फायदा, आप बताइए। बिल्कुल। हाँ, तो ये सरकार की कमी है। मेरे पास जी। प्रूफ सारा आ गया, ऑडियो वगैरह सारा कुछ है, सारा पेपर है, आपको मैं जी। व्हाट्सएप करूंगा। प्रति बच्चों जी। से एक पेपर का 4,000 रुपए लिया गया है सर। जी। जहां देश में एक तरफ अब अखिलेश सरकार यादव क्या जी ये कर रही कहते हैं। जी। अखिलेश यादव जी जहां एक तरफ ये कहते हैं कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, आप इससे सहमत कितना है, कितना सहमत है? देश को क्या जाति मालूम होनी चाहिए? फिर तो जातीय नेता खड़े हो जाएंगे, फिर जातीय चुनाव होंगे, फिर जाति जिसकी ज्यादा जनसंख्या होगी बढ़ेगी और वो लोग जो है सरकार चलाएंगे। फिर योग्य सर कहाँ, जातियों योग्यता के कहाँ नाम, जहां पर जाति को बढ़ावा मिले? जा, जी। जातियों और धर्म के नाम पे तो हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स ही चल रहा है। जी। सारी, एक ही अखिलेश का नहीं, सारी पार्टियों का यही हाल है जी। कि जातियों में बांटो राज जी। करो, जातियों जी। में बांटो राज करो। सारी पार्टियों का यही आजकल रूल रेगुलेशन बन गया है। जी। उनको शिक्षा से मतलब नहीं है, नौकरी से मतलब नहीं है, जी। सिर्फ जातियों में बांट दो। जी। तो ये तो आम जनता के लिए बहुत बड़ा अत्याचार है। ये जी। मान लीजिए, तो इस बार राष्ट्रीय जिस सुरक्षा सरकार का पार्टी काम होना इनके चाहिए जवाब। शिक्षा देना, जी। अगर मैं ये मानता हूं सबसे पहला काम हर सरकार, कोई भी सरकार आती है,
उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए सबसे पहले शिक्षा देना। अगर गरीब हो या अमीर, अगर उसके बच्चे को शिक्षा मिला तो वो आगे अपने भविष्य के लिए खुद ही रास्ता निकाल लेगा। लेकिन आज तक हिंदुस्तान में जितने भी सरकार आई है और आगे चल रही है, मैं देख रहा हूं जो भविष्य में भी, क्योंकि आम जनता जब शिक्षा से दूर रहेंगे तो उनके समझ में कुछ नहीं आएगा। उनके समझ में यही आएगा, ये सरकार बनी थी, ये सरकार हमें 5 किलो आटा दे दिया, 10 किलो गेहूं दे दिया, हमारा पेट भर रहा है। तो ये विकास इसको नहीं कहा जाएगा। ये विकास को ये लोग गड्ढे में डाल दे रहे हैं सर। ऐसे विकास को मैं विकास नहीं मानता। अगर किसी भी व्यक्ति के बच्चे को अगर शिक्षा मिलेगा तो आगे का भविष्य तो खुद ही अपना रास्ता निकाल लेगा, हमें आगे क्या करना है। इसीलिए ये जितने भी नेता हैं ये शिक्षा नहीं देना चाहते हैं, सोचते हैं शिक्षा का जो गठन है जी, राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी का जो गठन है वो कब हुआ? ये आपका सर 2021 में हुआ है गठन। कितने लोगों ने साथ में मिलकर के किया? सर इसमें करीब शुरू में जब गठन हुआ था तो 500 व्यक्ति साथ में थे, आज तो काफी लोग हो गए हैं जी। लेकिन जो संस्थापक सदस्य हैं, जो मुख्य जो पदों पर हैं, वो कौन कौन लोग हैं? क्या वो भी किसी पार्टी के साथ में पहले से रहे हैं? ये करीब 108 लोगों का पेपर गया था चुनाव आयोग में, और ये आपका 15/3/2021 को हम लोग अप्लाई किए थे, और ये पिछले महीने 4 दिसंबर को माननीय चुनाव आयोग से फाइनल लेटर आ गया कि आपकी पार्टी रजिस्टर्ड हो गई। उसके बाद हम लोगों ने चुनाव चिन्ह का भी अप्लाई किया था, जिसका चुनाव चिन्ह ईंट, जिससे सबका घर बने। आज के डेट में घर बनाना भी मुश्किल हो गया है, तो चुनाव चिन्ह भी ठीक मिला है, काफी लोग इससे खुश हैं जी। दूसरा सवाल ये है कि पार्टी देखते हैं आगे की तैयारी किया जा रहा है। आपने पहले भी चुनाव कोई लड़ा है या अन्य किसी पार्टी में आप जुड़े रहे हैं? नहीं सर, इसके पहले हमने चुनाव कभी लड़ा नहीं। हम इसके पहले योगी जी का संगठन है विश्व हिंदू महासंघ जी, तो उसमें हमने 15 बरस काम किया है जी, काफी सक्रियता से काम किया। उसके बाद हम लोगों ने एक एनजीओ बनाया, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सेवा ट्रस्ट जी। आप फेसबुक वगैरह खोल के देखेंगे तो पिछले ये कोरोना के पहले भी जो पहला कोरोना आया था तो उसमें हम लोगों ने काफी लोगों से मदद भी लोगों का मिला था, यार दोस्तों का। तो हम लोगों ने राशन भी लोगों को दिया गया था जिनको जरूरी था, और चाय वगैरह का भी काफी हम लोग 2 महीने तक परिश्रम किए थे। और जो अभी ये जो 7-8 महीना पहले दूसरा कोरोना था उसमें गाजियाबाद जिला शहर में और गाजियाबाद कुछ गांवों में भी हम लोग फ्री में सैनिटाइज का कार्य किया गया था 45 दिन लगातार जी। जब लोग घरों में होते थे तो हमारी 15-20 लोगों की टीम थी जी। सिंह साहब, आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की? सर शिक्षा तो मैं हाई स्कूल तक किया, 10वीं तक। अच्छा जी जी। आगे क्यों नहीं आपने जो है ग्रहण की शिक्षा? सर अब वो लंबी कहानी है, उसको हम क्या बताएं, लेकिन हमारी शिक्षा 10वीं तक है। हमारे वाइफ का पहला इंटरव्यू जी जी हमारी वाइफ बीएड कर रखी है, MA बीएड कर रखी है जी। तो खैर हम फिर भी खुश रहते हैं जी। सामाजिक कार्य में काफी सक्रिय रहते हैं। सक्रिय हैं आप जी। हाँ, 45 दिन लगातार हम लोगों ने, हमारी टीम ने 20-22 लोगों का टीम 45 दिन लगातार गाजियाबाद शहर में गांव में सैनिटाइज के काम निःशुल्क किया था। जब लोग घरों में बंद रहते थे तो हम लोग बाहर निकलते जी। और 20-22 लोगों के टीम में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ, आप लोगों के आशीर्वाद से, प्रभु के आशीर्वाद से। और हमारे टीम में महिला लोगों का सक्रियता ज्यादा है जी। हमारे टीम में महिला लोग ज्यादा सक्रिय हैं जी। राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी में नहीं, बिल्कुल जो आपका नाम जो आपने सोचा
ये और भी कई नाम सोचे होंगे, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी का नाम कहाँ से आया कि सुरक्षा शब्द जोड़ा जाए? सर ये हम लोग जब ट्रस्ट बनाए थे, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सेवा ट्रस्ट, जी तो उसी से हम लोग नाम निकाले कि पार्टी का नाम भी रखा जाए जी राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी। देखिए, राष्ट्र व्यक्ति से बनता है, बिल्कुल। राष्ट्र व्यक्ति से बनता है, और जी मैं व्यक्ति को ही सबसे महान मानता हूं। जी, और उसकी सुरक्षा अगर सुनिश्चित होनी चाहिए। जी जी, तो राष्ट्र नाम काफी सोचकर हमारे जो कार्यकर्ता थे, कई बार मीटिंग हुआ था, तो उसमें ये हुआ जी था कि राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी नाम रख दिया जाए, पार्टी का भी और ट्रस्ट जी का नाम भी उसमें भी इंक्लूड है, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सेवा ट्रस्ट। हम्म, जी। कोरोना जी इस समय जो है बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। पहले तो बताया गया गर्मियों में बढ़ता है, फिर बोला सर्दियों में बढ़ता है। डब्ल्यूएचओ हर रोज जो है अपने रूल बदल देता है, कभी बयान बदल देता है। वो भी राजनीति, लग रहा है कि डब्ल्यूएचओ भी राजनीति में आ गया, उसको भी राजनेताओं की भाषा आने लग गई है। तो सुबह कोई और बयान, सर, शाम होते होते कोई और बयान, दूसरे दिन कोई और बयान। इस तरीके से तेजी अपनी बयानों से पलट जाता है। जी सर ये कोरोना सुबह भी नहीं बढ़ता है, शाम को नहीं बढ़ता है, ये कोरोना रात को बढ़ता है 9-10 बजे के बाद। जी ये आम आदमी, जो आम हिंदुस्तान का आम आदमी है, उसके घर में बेटे की, बेटी की, बहन की शादी है, तो जी उसमें आप 20 आदमी 50 आदमी से ज्यादा नहीं जा सकते हैं, उसके लिए कोरोना बढ़ता है। जी और ये नेताओं के प्रचार प्रसार के लिए कोरोना नहीं बढ़ता है। जी हाँ, मैं तो ये देखा, काफी लोग मिलते हैं, कहते हैं कोरोना तो रात में आता है, नेताओं का जी प्रचार होता है तो उसमें नहीं आता है। जी कभी कभी ऐसा लगता है ये इस हिसाब से, जिस हिसाब से हिंदुस्तान का पॉलिटिक्स है, जी इससे पीछे देखिए, कोरोना में काफी लोग, हमारे भी कुछ लोग जानने वाले चले गए। और इस जी बार भी लगता है कोरोना, अगर इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के बाद सेम वही कहानी दोहराया जाएगा, क्योंकि मार्च के बाद आपका इलेक्शन खत्म हो जाएगा। जी आपका लास्ट आपका 8 मार्च को है, और 10 को गिनती है, 10, 11, 12 को खत्म हो जाएगा। उसके जी बाद देखिएगा कोरोना बढ़ेगा, और जो जी मिडिल क्लास हैं, गरीब हैं, इनको ना मेडिकल का सुविधा मिला है ना मिलेगा, और सेम जी। पिछली वाली कहानी दोहराई जाएगी। इस बार भी ऐसा अनुभव होता है। चलिए, लेकिन सरकारों को जो है सुरक्षा देनी भी चाहिए, क्योंकि वो इसी चीज की शपथ लेते हैं, और ऐसा बार बार ना हो इसके लिए अभी से उनको जो है सतर्क हो जाना चाहिए। और दूसरा सवाल सबसे सर बड़ा है कि जब वैक्सीन लग गई है तो फिर खतरा कैसा? सर सर जब वैक्सीन एक वैक्सीन शब्द सर्टिफाइड और, है। एक शब्द और इंक्लूड करूंगा। जी जब हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हो गई, उसके बाद जी कोरोना जहां बढ़ना शुरू हो गया, वहीं मैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को और माननीय चुनाव आयोग को पत्र भेजा था कि अगर जी कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए ये पांचों राज्य का चुनाव को टाल देना चाहिए। जी हम पहले ऐसे व्यक्ति हैं, और भी लोग दिए होंगे, बट मैंने जी दे दिया था कि जी इस चुनाव को 3 महीने 6 मंथ के लिए टाल दिया जाए, लेकिन उसके लिए कोई अभी तक मेरे पास जवाब भी नहीं आया। लेटर तो जी मैं बहुत पहले, आज 15-20 दिन हो गया, मैं भेज दिया था। जो हमारी जी जिम्मेदारी है उसको हम कोशिश करते हैं कि हम निभाएं। जी इलेक्शन तो होता रहेगा, मंत्री बनते रहेंगे, नेता बनते बनते रहेंगे, ये तो बिल्कुल। प्रकृति की देन है। जो आया है जी इस धरती पे उसको एक दिन जाना है। तो ये जी सोच के हम लोग एक लेटर लिख के भेज दिए जी थे, लेकिन उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जी लेकिन मैं ये सोचता हूँ इलेक्शन के बाद, फिर आपका मार्च के बाद गर्मी का मौसम शुरू हो जाएगा, फिर जी कहीं वो जो पीछे अभी कोरोना का दूसरा जी खत्म हुआ है, कहीं तीसरा जी वेव में उससे भयानक स्थिति जी आने वाला दिख रहा है हमें तो। जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ में, और आपने अपनी पार्टियों के सहित आपने कई तमाम बातें जो बताई हमारे दर्शकों को, जो आपने पार्टी के बारे में भी बताया, और देश की जो राजनीति जो है उस पर भी आपने चिंता जाहिर की, और जो कोरोना है उस पर भी आपने अपनी जो भविष्यवाणी की आगे आने वाले समय में ऐसा हो सकता है इसके लिए सतर्क लोग हो जाएं, और अभी से मुझे लगता है कि सरकारों को काम करना शुरू कर देना चाहिए।
तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप जुड़े और आपने बातें रखी। आज की इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।